हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 12th CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि चॉप्स लॉ हो गया, आपका सेल कॉम्बिनेशन हो गया। इससे CBSE हर साल जो है क्वेश्चन देता ही देता है, फिक्स है इसका, ठीक है। और इससे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है। 3 कॉन्सेप्ट आप अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं भी जान लीजिए 60 to 70% आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे इसमें से, ठीक है। चलिए, तो जो चैप्टर का नेम है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई लिख जा, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, मज़ा बहुत आएगा। सबसे जरूरी चीज़ होती है कि इसमें हम बेसिक कैसे तैयार करते हैं। किसी न्यूमेरिकल को अगर मुझे टच करना है तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर में चार्ज को हम लोग मोशन में स्टडी करते हैं। चार्ज को हम लोग मोशन में स्टडी करते हैं, तो द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोलूंगा स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज in motion is called current electricity। भैया इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आगे आ जा भैया, तू is called current electricity। लो भैया, ये अच्छा हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब इसमें एक टॉपिक होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम यही से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग तो इसे 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ध्यान देंगे। ये रहा इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर चार्ज t टाइम में अगर चार्ज q फ्लो हो रहा है तो इसका करंट होता है I। करंट क्या होता है? I। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक करंट। भैया जहां पर भी अपॉन में टाइम है, उसको रेट बोल लिए, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो, करंट नहीं बोलना, तो करंट जो है क्या होता है, एयर की फ्लो को हम लोग बोलते हैं करंट, एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। छोटी छोटी बातें सीखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, मेरे ख्याल से चार्ज लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, सिंबल इसका क्या होता है? छोटी छोटी बातें करते भैया। जो इसका सिंबल है वो है आपका आई। क्लियर है? सिंबल इसका हो गया आई। अच्छा, मैं इसके यूनिट के बारे में चलता हूं। तो इसका जो यूनिट है वो है आपका एम्पियर। देखो, अगर मैं पूरा लिख रहा हूं, तो याद रखिएगा बेटा कि मैं स्मॉल लेटर से लिखूंगा। अगर मैं सिंबल है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, तो मैं इसको ए से लिख दूंगा, है ना। इसमें छोटी छोटी सी बातें होती है, ध्यान रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। आइए इस पर तो जल्दी बातें कर लेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10⁻6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻9 एम्पियर। क्लियर है? और इसका जो डायमेंशन होता है भाई साहब, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका ए। इसका डायमेंशन होता है आपका ए, ठीक है। चलिए, अच्छा, कहीं कहीं पर ये चार्ज का यूनिट कूलाम और कूलाम पर सेकंड भी बोला जा सकता है। तो कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहां पर एम्पियर बोल रहे हैं। तो यहां पर ये भैया ध्यान रखना,
ये कूलाम पर सेकेंड ही है, एम्पियर बोल रहे हैं इसको, डायमेंशन इसका हो गया ए। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए इस विजार्ड को समझते हैं हम लोग। देखिए हमने पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और जिसके पास डायरेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो करंट मैंने बोला 5 एम्पियर, मैंने बोला वायर में करंट इधर फ्लो हो रहा है आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो देखिए बेटा पहली बात तो जान लीजिए, फर्स्ट बात तो जान लीजिए कि करंट की ये वैल्यू है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है। भैया ये पास हो गया मामला, इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड, पास हो गया। ये करंट हाई से लो मतलब डायरेक्शन भी इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी अगर कोई एक वेक्टर ए है और इसका एक वेक्टर बी है, और अगर मैं जब भी इसको जोड़ूंगा, जब भी मैं इसको क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। मतलब जो इसकी रिजल्टेंट आएगी, भैया कहाँ हो, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। मतलब जो आर की वैल्यू होगी वो होगी √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मतलब एंगल बदलने पर हमने देखा कि रिजल्टेंट की वैल्यू बदलेगी। लेकिन तो देखो किसी चीज को वेक्टर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अब नया चीज ध्यान लीजिएगा ध्यान से कि मैग्नीट्यूड तो होना जरूरी है, डायरेक्शन भी होना जरूरी है, और उसके साथ वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो भी करे, ये भी जरूरी है। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब भाई अगर यहां पर 2 एम्पियर है और यहां पर 3 एम्पियर है और इसके बीच का एंगल 90 है, तो कहता भैया मैं एंगल नहीं मानूंगा, मैं चुपचाप बोलूंगा कितना एम्पियर 5 एम्पियर, है ना। अभी मैंने इसका एंगल क्या कर दिया, अभी मैंने इसका एंगल 90 की जगह, भैया 90 की जगह मैंने ये 2 एम्पियर था, 90 की जगह 120 कर दिया। तो देख रहा हूं कि अभी भी इसकी वैल्यू 5 एम्पियर ही आ रहा। मतलब इसका जो सम है वो वेक्टर लॉ को फॉलो, मतलब पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई बोलेगा क्यों, तो बोलेंगे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करंट का एक और फॉर्मूला होता है, हमने तो पढ़ा I = Q/T। तो मैं Q = क्या लिख सकता हूं, N/T, काम खत्म। I = Q/T, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, N/T, डन है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट इसमें 2 फॉर्मूले और आते हैं भाई साहब, पूछो कैसे। सर देखिए अगर टाइम बहुत ही छोटा हो, तो ये जो करंट होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट होता है। वो आपका कौन सा करंट होता है, अगर यही टाइम बड़ा है तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। कौन सा करंट, एवरेज करंट। हमने उल्टा बोल दिया, पहले एवरेज बताना था फिर इंस्टेंटेनियस, कोई बात नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि जब टाइम बड़ा होगा तो याद रखिए जो करंट होगा एवरेज करंट होगा। अगर यही टाइम की वैल्यू अगर कम हो गई तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे दे देगा, तुम्हें क्वेश्चन कैसे दे देगा, ध्यान रखिएगा। बोलेगा क्वेश्चन कि Q = 3t² प्लस 4t प्लस कितना बोल देगा तुम्हें 6, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ I एट t = 4 सेकेंड। बोला एट t = 4 सेकेंड, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बोल रहा है तुमसे, यानी तुमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। अगर तुमसे बोलता 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, यानी टाइम का गैप बढ़ा, तुमसे बोलता 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, तो टाइम का गैप बढ़ा, तो हम वहां पर यूज करते एवरेज करंट। लेकिन यहां पर बोला एट 4 सेकंड,
इसका मतलब मुझे उस क्षण, उस 4 सेकंड में मुझे करंट की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे इंस्टैंटेनियस करंट चाहिए। तो इंस्टैंटेनियस करंट का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है I = dq/dt। चले आइए, d/dt बिल्कुल बेसिक के साथ चलेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ। चार्ज कितना बताइए ध्यान से सर, 3t² + 4t + c, है ना। तो देखो 3 बाहर हो जाएगा और t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4 बाहर हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये I जो है एट एनी टाइम t पर आ रहा है 6t + 4। लेकिन मैंने बोला क्या आपसे, मैंने क्या बोला आपसे कि मुझे वैल्यू कहां पर चाहिए, मुझे वैल्यू कहां पर चाहिए, मुझे चाहिए एट 4 सेकेंड पर। तो I एट 4 सेकेंड, तो 6 × 4 + 4, 24 + 4 कितना आ जाएगा, 28 एम्पियर। कितना आ जाएगा बताइए, 28 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से ये एक आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया इंस्टैंटेनियस करंट का, ठीक है ना। एवरेज करंट का कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, बहुत सिंपल सा होता है, इसमें परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक होता है, चलिए भैया इसको यूज करते हैं। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए था मुझको, मुझे सिंगल एरो चाहिए था। ये सिंगल एरो में ये देखिए, ये ऐसे था और ये ऐसे था। अब इससे देखिए शेप ले सकते हैं इसमें, अरे वाह, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सेट नहीं हुआ मामला। इसको करते हैं, इसको भाई थोड़ा तिरछा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। ये देखो ऐसे है, ठीक है ना, ये इस पे सेट हुआ है। ये आपका है करंट और ये आपका है टाइम, करंट आपका टाइम, ओके। और मुझे चाहिए इसका एरिया, मुझे चाहिए इसका एरिया। तो मुझे चाहिए एरिया अंडर मुझे चाहिए IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ। चलो एरिया कैसे निकालेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या दिखा रहा है इसका, I, और इसका ब्रेथ क्या दिखा रहा है इसका, टाइम। तो करंट इंटू टाइम क्या होगा, चार्ज फ्लो। चार्ज क्या निकल जाएगा, फ्लोन। तो यहां से भैया एरिया अंडर IT ग्राफ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब एक बार ध्यान रखिएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, I = क्या पढ़ा था हम लोगों ने, I = पढ़ा था हम लोगों ने Q/T। तो Q बराबर क्या हो गया, IT। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपका I कांस्टेंट हो, आपका I बोलो क्या हो, कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर I वेरिएबल हो जाएगा तो उस केस में हमारा जो क्वेश्चन आएगा, मेरे ख्याल से इसको ऊपर कर दिया जाए। लो भाई साहब, तो ऊपर चला जा, है ना, यहां पर आ जाओ तुम। चलिए, मैंने बोला I = dq/dt। अगर I आपका वेरिएबल है तो dq बराबर कितना आ जाएगा, I dt। और इसका जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो आपका चार्ज पता चल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कब यूज करेंगे, जब आपका I कांस्टेंट होगा। ये कब यूज करेंगे, जब आपका I क्या होगा, वेरिएबल। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये एरिया करा दिया हमने, यहां पर चार्ज निकालना सिखा दिया, कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल के लिए, है ना। चलिए चलते हैं स्लाइड नंबर 7 के लिए। बहुत ही आसान छोटी छोटी बातें सीखते रहेंगे हम लोग ध्यान से। चलिए आइए देखते हैं। अब मेरे बात ध्यान समझो कि करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करने की वजह से भी बनता है और निगेटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से भी बनता है। मतलब समझिए आप लोग, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आपका करंट फ्लो होता है और निगेटिव चार्ज की वजह से भी फ्लो होता है। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम जो भी उसमें गैसेज होते हैं उसको हम आयनाइज करते हैं, है ना। तो आयनाइज करने पे प्लस भी बनेगा और क्या बनेगा, माइनस भी बनेगा। और प्लस भी मूव करेगा और माइनस भी मूव करेगा। और प्लस अगर मूव करा तो करंट आपका प्लस भी फ्लो कराएगा और निगेटिव फ्लो करा तो निगेटिव भी फ्लो कराएगा। कई लोगों के मन में धारणा हो जाती है कि निगेटिव चार्ज ही यानी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, करंट के लिए, यानी केवल इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो कर सकता है। तो यानी ये गलत है ना, गलत है। क्यों, पॉजिटिव चार्ज भी करंट फ्लो कर सकता है और निगेटिव चार्ज भी करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। अंतर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट के डायरेक्शन में होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज उधर ही मूव करता है। निगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
ध्यान रखिएगा, द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम अलोंग द फ्लो ऑफ करंट एंड नेगेटिव चार्ज का फ्लो करंट के क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी अगर मैं इधर ये करंट का डायरेक्शन लूं, ये करंट का डायरेक्शन लूं मैं, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज देखूं, मैं यहां पर, भाई तू इधर आ जा, नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, जो नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है वो आपका करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट के किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाइल फ्लो ऑफ अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि जो नेट करंट होगा वो आपका आई पॉजिटिव वजह से भी होगा और निगेटिव वजह से भी होगा। अगर मैं आई लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहां पर एन ई बाई टी, और यहां पर भी बोलूंगा एन ई बाई टी। तो याद रखिएगा, ये एन पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये एन आपका निगेटिव चार्ज वाला है। यानी अगर मैं ई कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अपॉन में टी, और ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज बाई टी। इसका मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर सेकेंड, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर क्या हो गया, पर सेकेंड। लो भैया खड़ाक से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर ले रहे हैं यहां पर तुरंत। और बताओ, चलो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलिए तो यहां पर क्या होने वाला है, ये क्या है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में इस पर बेस्ड आपके जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि पॉजिटिव चार्ज इतना दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज इतना दिया हुआ है। हालांकि आपका जो है, जो पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेल पर बेस्ड है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर बेस्ड है, फोर्थ क्वेश्चन पर भी उसी पर बेस्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, सिक्स क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। तो 8 क्वेश्चन बहुत ही कम अमाउंट में आपके दिए हुए हैं, है ना, लेकिन ये आपके बहुत पहले के जो एनसीईआरटी थे उसमें आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अब होता क्या है कि जो यहां पर ये देखिए, एक एटम का सेल है और इस सेल में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भाई हो जा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, पूरा नहीं सिलेक्ट हो रहा। एक काम करते हैं, आ जा भैया, तू बाहर आ जा, भाई, ले, अब सेलेक्ट होगा, मजा आएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, और सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, अरे ये देखो पूरा घूम गया है। तो चलो, ये जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो हमें ये बात पता है कि अगर ये r रेडियस से घूम रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो v है, तो याद रखिएगा कि एक रिवॉल्यूशन घूमने में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। और द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड। और अगर टाइम पीरियड की वैल्यू जानिए r और v के टर्म में, तो 2 पाई r बाई v, ये आपके क्लास 9th का है बेसिक, जो आपको आना चाहिए। मैंने कहा कि मैं आज एकदम बिल्कुल ही आपको बेसिक पढ़ाने वाला, बहुत ही बेसिक पढ़ाने वाला मैं आज आपको, बहुत बेसिक, एकदम ध्यान रखिएगा। तो देखो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहां पर भी तो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो भैया इसमें भी तो करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा हाँ, यस फ्लो करेगा। चलिए अब उसकी बातों को ध्यान रखते हैं। ये इसका रेडियस r हो गया और ये इसकी वेलोसिटी v हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गया f, टाइम पीरियड हो गया t। तो इस पर रख के हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो I का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, I का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने q बाई टी, और यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो q बराबर मैं क्या लिखूंगा, e बाई टी, और पूरा भैया एक रिवॉल्यूशन में जो समय लगता है उसको बोलते हैं t।
उसको क्या बोलते हैं बताओ, टी। और यहां पर बताओ कितने लोग पता है कि 1 बाई टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू एफ ई। तो लीजिए भैया आपके सामने एक फॉर्मूला पेश हो गया जिसको बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन भैया हो जा, नहीं होगा तो पूरा उठा के लाऊंगा मैं, मेरी मजबूरी हो जाएगी। हो जा भाई, हो जा, यस हो गया भाई। I इक्वल्स टू एफ ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एफ फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तो उसकी वजह से जो इफेक्टिव करंट आएगा वो आएगा I इक्वल्स टू एफ ई, ठीक है ना। मान लो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, तो देखो I बराबर अभी पढ़ा जस्ट हम लोगों ने E बाई टी। तो सर T का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 पाई आर बाई वी, यानी जो ऊपर जाएगा तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EV अपॉन में 2 पाई आर। तो लो भैया एक और आ गया अच्छे से यार, लेकिन यार हम बना तो देते हैं लेकिन सही से बन नहीं पाता, कोई बात नहीं, मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे लाऊंगा भाई। ये तो I को कितना होने वाला है, 2 पाई आर बाई वी। तो याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो जो उसका इफेक्टिव करंट आएगा, अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी f है तो जो उसका इफेक्टिव करंट होता है वो होता I इक्वल्स टू एफ ई। और अगर उसका रेडियस r दिया है, वेलोसिटी v दिया है, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EV अपॉन में 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला चौथे चैप्टर में यूज होगा, 4th चैप्टर में यूज होगा। अगर आपको ये बात, अगर ये फॉर्मूला पता है तो वहां पर धड़ाक से आप लोग जो है इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आई होप आप लोगों की बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए, मेरे ख्याल से मैंने करंट डिस्कस कर दिया, सारी छोटी छोटी बातें कर दी हमने, डायमेंशन भी डिस्कस कर दिया आपका, है ना। करंट के बारे में लगभग हमने सब डिस्कस कर दिया, एरिया भी डिस्कस कर दिया हमने, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास इतनी ही।